दोस्तों हाल ही में मैंने सिस्टर डेथ मूवी देखी है जो कि वेरोनिका फिल्म से कनेक्टेड है। जी हाँ, ये वेरोनिका फिल्म की एक प्रीक्वल जैसी है जहां हमें सिस्टर डेथ की ओरिजिन बताई गई है। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 5.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 80% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 70%। तो आज की वीडियो में हम सिस्टर डेथ फिल्म की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग को डिस्कस करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की कहानी 1939 में शुरू होती है जहां स्पेन में हम एक छोटी बच्ची को हाथ में क्रॉस लिए देखते हैं। आसपास के लोग इस बच्ची से ऐसे प्रेरित थे मानो ये बच्ची भगवान की कोई अवतार हो। ये बच्ची आसमान की तरफ क्रॉस दिखा रही होती है और उसके आसपास सभी लोग बच्ची के साथ प्रे कर रहे होते हैं। अब यहाँ से कहानी 10 साल आगे आती है जहाँ हम सिस्टर नासिसा को एक कॉन्वेंट में आते देखते हैं। इस कॉन्वेंट की दीवार पे गोलियों के निशान थे जिससे हमें पता चलता है कि कुछ सालों पहले जो वॉर हुआ था उसमें ये कॉन्वेंट भी इफेक्टेड था। नासिसा का यहाँ सिस्टर जूलिया स्वागत करती है और सिस्टर जूलिया के व्यवहार से हम समझ पाते हैं कि ना सिर्फ वो स्ट्रिक्ट है बल्कि वो नासिसा को पसंद भी नहीं करती। ये दोनों मदर सुपीरियर से मिलने जाती हैं और मदर सुपीरियर के चेंबर के बाहर नासिसा को एक ब्लैक मार्बल जमीन पे दिखता है जो कि अपने आप रोल होके उनके पास आ गया था। अब इससे पहले नासिसा कुछ समझती, मदर सुपीरियर उसे अपने चेंबर बुलाती है और वो नासिसा से मिलकर काफी खुश नजर आ रही थी। इस कॉन्वेंट में गरीब घर की बच्चियां पढ़ती थी और नासिसा उन्हें लैंग्वेज, लिटरेचर और नेचुरल साइंस वगैरह पढ़ाएंगी। यहाँ हम एक और बात जान पाते हैं कि मूवी के पहले सीन में जो बच्ची थी वो एक्चुअली नासिसा ही थी जो कि 10 साल पहले पूरे कम्युनिटी को इंस्पायर करी थी और इससे उसका नाम पेपर्स वगैरह में भी आया था। नासिसा यहाँ से सिस्टर आइनेस को रिप्लेस कर रही थी जो कि मदर सुपीरियर के हिसाब से अपने बूढ़े पेरेंट्स का ख्याल रखने चली गई हैं। मदर सुपीरियर कहती है कि नासिसा को भी वाव लेना पड़ेगा और ये सुन के नासिसा थोड़ा शॉक्ड रिएक्ट करती है क्योंकि उसे पहले से ये वाव लेने वाली बात पता नहीं थी। तो इसके बाद नासिसा अपने कमरे में जाती है जहाँ उसे एक सिगार बॉक्स मिलता है। इस बॉक्स के अंदर कुछ लेटर्स थे, देन एक कैंची थी और साथ में एक फोटो जो कि किसी सिस्टर सोकोरो की थी। इसके बाद वहां कमरे में नासिसा को कुछ असाधारण आवाज सुनाई देती है, साथ ही उनके कमरे का चेयर अपने आप गिर जाता है। कमरे के बाहर उन्हें दीवार पे हैंगमैन की एक अधूरी हैंड ड्रॉन ड्राइंग भी दिखाई देती है। खैर इसके बाद हम नासिसा को एक लैटिन मास में देखते हैं और मास के बाद वो कन्फेशन बॉक्स में प्रीस्ट से कुछ बातें कहती है। यहाँ नासिसा बेसिकली अपने फेथ को काइंड ऑफ क्वेश्चन कर रही थी, साथ ही वो अपने कुछ सुपरनैचुरल एबिलिटीज को लेकर इनसिक्योर थी। अब ये एबिलिटीज कुछ खतरनाक सुपरनैचुरल नहीं है बल्कि कुछ ऐसा है जहां वो हायर पावर को फील कर पाती है, उनसे कनेक्ट कर पाती है। तभी तो वो बचपन में पूरे कम्युनिटी को इंस्पायर कर पाई थी। ये सब सुनकर प्रीस्ट कहते हैं कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ लेकिन फिलहाल तुम अपना ध्यान इस कॉन्वेंट में लगाओ। खैर तो इसके बाद नासिसा क्लास लेने जाती है जहां वो बोर्ड पे अपना नाम लिख ही रही होती है कि एक रोजा नाम की बच्ची सुसु कर दी थी। नासिसा रोजा को क्लीन अप करने भेजती है और रोजा के पीछे उसकी बहन भी जाती है। क्लास के बाद नासिसा को मदर सुपीरियर एक एल्बम दिखा रही होती है जिसमें कई सिस्टर्स की तस्वीरें थी लेकिन इनमें से एक तस्वीर वाला स्लॉट खाली था। अब उस रात नासिसा को अपने कमरे में फिर से कुछ आवाज सुनाई देती है और बाहर देखने पे उसे वही मार्बल जमीन पे मिलता है। ये मार्बल रोल होने लगता है और इसका पीछा करते करते नासिसा एक सेलर में पहुंचती है जहां कई रिलीजियस आइटम्स थे। यहाँ नासिसा को एक रेलिक मिलता है विच वाज सैंटा मार्टाज हैंड और वो ये रेलिक मदर सुपीरियर और सिस्टर जूलिया के पास लेके जाती है। हमें पता लगता है कि ये रेलिक वॉर के बाद ही खो गया था बट समहाउ आज नासिसा को मिल गया है। जूलिया यहाँ शक्ल बना रही होती है क्योंकि उसे नासिसा के इस तरह की अलौकिक शक्तियों में भरोसा नहीं था, साथ ही वो कुछ तो छिपा रही थी। खैर इसके बाद हम नासिसा का एक नाइटमेयर देख पाते हैं जहां वो एक सिस्टर के साथ फ्रिटर्स खा रही होती है लेकिन एक्चुअली में वो एक पेयर ऑफ आई बॉल्स थे। नासिसा इस नाइटमेयर से जाग जाती है और वो काफी डरी हुई दिख रही थी। अब उस दिन नासिसा रोजा और उसकी बहन से बात कर रही होती है जब हम व्यूअर्स नोटिस कर पाते हैं कि रोजा कुछ तो छिपा रही है। अब उसी रात प्रेयर के वक्त नासिसा को अपने हाथ में बीड्स की जगह खून दिखता है और सामने वो एक सिस्टर को हवा में लेविटेट करते देखती है। लेकिन ऑफ कोर्स ये भी नासिसा का बस एक नाइटमेयर या विजन जैसा था जिससे वो सिस्टर जूलिया के टोकने पे बाहर आती है। खुद के प्रेयर के बाद नासिसा बच्चियों का प्रेयर्स करवाने जाती है जहां वो इन बच्चों के साथ थोड़ा डांस वगैरह करती हैं एंड देन लाइट्स ऑफ होता है। अब देर रात एक बच्ची को वॉशरूम जाना होता है और वो अपने साथ रोजा को लेके जाती है। वहां वॉशरूम में बच्ची को डर लग रहा था इसीलिए वो रोजा से टैप ऑन करने कहती है ना। रोजा टैप ऑन नहीं की थी लेकिन एक बाथ टब का टैप अपने आप ही ऑन हो गया था।
हद तो तब होती है जब टब में अपने आप पानी भर जाता है और उसमें रोजा को लंबे बाल का एक गुच्छा दिखता है। रोजा को वहां एक कैंची भी मिलती है जो कि सेम वही कैंची थी जिसे हमने नार्सिसा के कमरे वाले सिगार बॉक्स में देखा था। इसी के पैरेलल में हम नार्सिसा को देखते हैं जो कि खुद को पनिश कर रही होती है फॉर हर सिंफुल थॉट्स। तभी अचानक एक बच्ची जोर से चिल्लाती है और इससे बाकी बच्चियां भी उठ गई थी। नार्सिसा बच्चियों के कमरे में पहुंचती है और उन्हें पता लगता है कि ये बच्ची इसलिए चिल्ला रही थी क्योंकि कोई तो उसका बाल काट ली है। तभी वहां सिस्टर जूलिया आती है जो कि अपने साथ रोजा को लेके आई थी और यहाँ रोजा के हाथ में कैंची और बाथ टब वाला बाल था। इस सीन को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो रोजा दूसरी बच्ची का बाल काट ली है और इसके लिए सिस्टर जूलिया रोजा को थप्पड़ भी मारती हैं। रोजा बार बार कहना चाह रही थी कि यहाँ कुछ तो पैरानॉर्मल है, मैंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन सिस्टर जूलिया उसकी एक नहीं सुनती। ऑल्दो नार्सिसा यहाँ एक चीज जरूर नोटिस करती है कि रोजा के हाथ में सिगार बॉक्स वाली कैंची थी विच वाज सरप्राइजिंग। तो अगले दिन रोजा को पनिशमेंट मिलता है जिसके तहत वो एक सेल में बंद कर दी गई थी और उसे कुछ खाने पीने को नहीं मिलने वाला था। रोजा से मिलने नार्सिसा जाती है और वो रोजा से पिछली रात की सच्चाई पूछती है। रोजा बताती है कि इस कॉन्वेंट में एक स्पिरिट है और सिस्टर आइनेस जिनकी आप रिप्लेसमेंट हो वो भी इसी स्पिरिट के कारण भागी है। ये स्पिरिट आपके साथ खेलना चाहती है। कैसे? आधा हैंगमैन बनाकर, और अगर आप हैंगमैन का लेग ड्रॉ करके उस ड्राइंग को कंप्लीट कर दोगे तो जिसका नाम लिखा जाएगा उसे ये स्पिरिट हॉन्ट करेगी। सिस्टर आइनेस हैंगमैन का लास्ट लेग ड्रॉ कर दी थी ये दिखाने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद वो ही खुद इतना डर गई कि वो खुद यहाँ से चली गई। शी लेफ्ट। अब ये सुनकर नार्सिसा को ध्यान आता है कि वो भी अपने कमरे के आसपास ये हाफ हैंगमैन ड्रॉन देखी है। रोजा ये भी ऐड करती है कि अगर तुम्हारा नाम अपीयर होता है बोर्ड वगैरह पे तो इसका मतलब तुम कर्स्ड हो। खैर अगले सीन में नार्सिसा एक ड्रेस पहन रही होती है जिसमें वेल भी था और यहाँ उसे फिर से नाइट में जैसा कुछ आता है जहाँ वो इसी वेल में चोक हो रही थी और उसकी ड्रेस फट रही थी। इसके तुरंत बाद नार्सिसा की नींद खुलती है और वो अपने कमरे में वो हाफ हैंगमैन की ड्रॉइंग दीवार पे देखती है। खैर उस दिन क्लास में नार्सिसा इक्लिप्स वगैरह के बारे में बता रही होती है और यहाँ एक पॉइंट डिस्कस होता है कि इक्लिप्स के दौरान सन में डायरेक्ट ज्यादा देर देखने से आंखों की रोशनी चली जाती है। अब क्लास के दौरान एक अजीब चीज ये होती है कि बोर्ड पे रोजा का नाम अपने आप लिख गया था, यानी कि रोजा अब कर्स्ड है। इससे ना सिर्फ रोजा और बाकी बच्चियां डर जाती है बल्कि नार्सिसा भी डरती है क्योंकि वो रोजा की बातों में थोड़ा बहुत तो भरोसा कर रही थी, नॉट पूरा बट थोड़ा जरूर। स्टिल नार्सिसा रोजा को हिम्मत देने के लिए अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है एंड देन नार्सिसा और रोजा मिलकर पेन से हैंगमैन वाला ड्राइंग कंप्लीट करती हैं। अब पहले तो यहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन अचानक ही रोजा नार्सिसा से कहती है कि वो स्पिरिट आपके पीछे है। अगले ही क्षण रोजा एकदम से गायब हो जाती है और नार्सिसा रोजा को पूरे स्कूल में ढूंढना शुरू करती है। ढूंढते ढूंढते नार्सिसा की मुलाकात यहाँ सिस्टर जूलिया से होती है जो कि नार्सिसा पे ही चिल्लाने लगती है कि तुम बच्चों की बात में क्यों आती हो, तुम्हें बस फिर से बचपन वाला फेम चाहिए, इसलिए तुम यहाँ फालतू की तहकीकात कर रही हो, यहाँ कुछ नहीं है इत्यादि। नार्सिसा ये सब बात इग्नोर करके प्रेयर रूम में जाती है जहां उन्हें कन्फेशन बॉक्स से रोजा की अजीब आवाज सुनाई देती है। ये बॉक्स लॉक था जिस वजह से नार्सिसा ऑपोजिट वाले बॉक्स में जाती है और यहाँ नार्सिसा पे ये स्पिरिट हमला करती है। नार्सिसा होल्स में से कई आईज देख पाती है, साथ ही कई हैंड्स भी उसे ड्रैग करने लगते हैं। नार्सिसा किसी तरह बॉक्स से निकलती है जिसके बाद एकदम से रोजा का बॉक्स खुलता है, बट टू आवर अटर शॉक रोजा बॉक्स के अंदर लटकी पड़ी थी, यानी वो खुद को मार चुकी थी या फिर ये स्पिरिट रोजा को मार दी थी। इस घटना से पूरा कॉन्वेंट शॉक में था और सिस्टर जूलिया नार्सिसा को और भी भला बुरा सुनाती हैं। नार्सिसा रोए जा रही थी और वो अपना सामान लेकर कॉन्वेंट से बाहर जाती है। अभी क्लिप्स होता है और नार्सिसा रोते हुए पूरे क्लिप्स के दौरान लगातार सन की तरफ देखती रहती है। नार्सिसा को देखकर ऐसा लगता है मानो वो किसी ट्रांस में हो और इससे उसकी आंखें व्हाइटिश होने लगती है। यहाँ नार्सिसा को कुछ विजन्स आते हैं जिससे वो कॉन्वेंट में हुई पूरी घटनाओं को देख पाती है। अब इन विजन्स में क्या था वो मैं आपको कुछ ही देर में आगे बता दूंगा। फिलहाल नार्सिसा को सिस्टर जूलिया और मदर सुपीरियर उसके कमरे में लाती हैं और हम देख पाते हैं कि नार्सिसा की आंखें एकदम से जल सी गई थी। उसकी आंखों पे मरहम पट्टी किया जाता है और उसके बाद नार्सिसा मदर सुपीरियर से सिगार बॉक्स लाने कहती है। इसके अंदर सिस्टर सोकोरो की फोटो थी जिसको छूते नार्सिसा को और भी विजन्स आते हैं और अब उसे सब कुछ मालूम पड़ गया था। तो दरअसल कुछ सालों पहले वॉर के टाइम यहाँ कॉन्वेंट में कई लुटेरे और वॉर क्रिमिनल्स वगैरह आए थे और वो इस जगह को तहस नहस कर रहे थे। उनमें से एक बंदा सिस्टर सोकोरो के साथ जबरदस्ती किया था एंड देन ये लुटेरे एंड क्रिमिनल्स वगैरह चले गए थे ना। उस घटना के परिणाम अनुसार सिस्टर सोकोरो प्रेग्नेंट हो जाती हैं एंड देन उनको एक बेटी भी होती है, लेकिन ये कॉन्वेंट के लिए सिन जैसा था, इसलिए मदर सुपीरियर सीक्रेसी में इस बच्चे को यहाँ पाल रही थी ताकि आउटसाइड वर्ल्ड को इस पूरे कांड के बारे में पता ना चले। इस बच्ची को कॉन्वेंट से बाहर ले जाना अलाउड नहीं था। इनफैक्ट जब वो बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती है तो वो एक दिन बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। ऐसे में सोकोरो अपनी बेटी को अस्पताल ले जाना चाहती थी, लेकिन
मदर सुपीरियर, सिस्टर जूलिया और आइनेस मिलके सोकोरो से उसकी बच्ची छीन लेती हैं। देन सोकोरो को कमरे में बंद कर देती हैं एंड बच्ची का फीवर उतारने के लिए उसे पानी से भरे बाथटब में लिटाने लगती हैं। ये बच्ची छटपटा रही थी, अपनी मम्मी को पुकार रही थी और इसी धक्का मुक्की में बच्ची का सर टब के कॉर्नर से लग जाता है, जिससे उस बच्ची की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। जब सोकोरो को अंदाजा होता है कि उनकी बच्ची मारी गई है तो वो एक चेयर पे चढ़ती हैं और खुद को ही कमरे में मार लेती हैं। यही वजह है कि इस पूरे मूवी में आप इस चेयर को बार बार गिरते देखते हैं, क्योंकि वो सोकोरो के डेथ को सिग्निफाई कर रहा था। इस बात को सुन के आप ये भी समझ गए होंगे कि ये जो कमरा है जिसमें फिलहाल नार्सिसा रह रही है वो सोकोरो का ही कमरा हुआ करता था। ये सब जानते ही नार्सिसा सोकोरो के स्पिरिट से काइंड ऑफ कनेक्ट करने लगती है और वो एक दरवाजा खोलती है विच सिंबलाइजेस कि नार्सिसा सोकोरो के स्पिरिट को आजाद कर दी है। बस फिर क्या था, सोकोरो की स्पिरिट सिस्टर जूलिया और मदर सुपीरियर को मार डालती है। अब ये जो पूरा सीक्वेंस था वो बहुत ही अजीब तरह से हमें पोर्ट्रे किया गया है, मतलब बहुत ही अजीब प्ले होता है जहां हमें पास्ट और प्रेजेंट के व्यूज पैरेलल में दिखाए जाते हैं। पास्ट के सीक्वेंसेस में जैसे जैसे सोकोरो सिस्टर जूलिया एंड मदर सुपीरियर को मार रही थी, सिमिलरली ये लोग प्रेजेंट में चोटिल होके या खून की उल्टी करके मारे जाते हैं। फॉर एग्जांपल पास्ट में सिस्टर जूलिया के शक्ल पे कुछ तो गिर जाता है जिससे वो मरती हैं और प्रेजेंट में भी उनका शक्ल पचक जाता है। वहीं मदर सुपीरियर खूनी बाथटब में पास्ट में डूब रही थी और प्रेजेंट में वो खून की उल्टी करके उसी तरह डूबते हुए मारी जाती हैं, जबकि वो टेबल पे थी। इस पूरे सीक्वेंस के एंड तक नार्सिसा की आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे और इन द एंड सोकोरो और उसकी बेटी की आत्मा रीयूनाइट होती है बाथटब के पास उसी बाथरूम में। यहीं पे मूवी का मेन प्लॉट खत्म हो जाता है, लेकिन एंडिंग से पहले हमें एक और सीन दिखाया जाता है। तो अब दृश्य कई साल आगे का आ गया है। इनफैक्ट द प्रिसाइज डेट वाज 20th of March 1991। इतने सालों में नार्सिसा बूढ़ी हो चुकी है और उनकी आंखें वैसे ही व्हाइट है। उन्हें एक स्कूल में लाया गया और जिस क्लासरूम में उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है वो और किसी का नहीं बल्कि वेरोनिका का क्लासरूम था। वेरोनिका की दोस्त नार्सिसा के लुक को देखकर उन्हें सिस्टर डेथ नाम देती हैं एंड देन वेरोनिका के साथ आगे क्या हुआ ये सब तो हम जानते ही हैं। वैसे अगर आपने वेरोनिका फिल्म देख रखी है तो वहां पे सिस्टर डेथ एक थी ना जिनकी आंखें अजीब थी, वेल ये वही सिस्टर डेथ है और उनकी ही कहानी अभी तक आप जान रहे थे। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सिस्टर डेथ मूवी की पूरी कहानी और यहाँ थियरी जैसा ऐसा कुछ खास तो नहीं है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि ये मूवी डायरेक्टली वेरोनिका से कनेक्ट होती है। वैसे वेरोनिका एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है और सिस्टर डेथ के साथ ऐसा नहीं है। नाउ इट्स पॉसिबल कि हमें फ्यूचर में सिस्टर डेथ की और फिल्में देखने को मिलेंगी, क्योंकि उनकी लाइफ में 1950 से 1991 तक क्या कुछ हुआ ये हमें अब तक नहीं मालूम है। तो हाँ, उम्मीद रहेगी कि इस फ्रेंचाइजी की और फिल्में भी जल्द ही हमें देखने को मिले। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।